नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपकी यूपी स्पेशल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए इससे पहले यूपी स्पेशल मेले, प्रमुख नगरों के प्रमुख उत्पाद, बात करूं तो लोक नृत्य, इसके बाद आपके मैं इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित कई वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूं, चाहे बात पश्चिम बिहार की रही हो या अन्य टॉपिक्स की। आज मैं आपकी परीक्षा के इस महत्वपूर्ण समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हाल ही में अभी आपके यूपी लेखपाल की परीक्षा और कुछ ही समय में आपके सुपर टेट की भी परीक्षा प्रस्तावित होने वाली है, बात करूं जिसमें उत्तर प्रदेश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और ये प्रश्न आपके दोनों ही परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इन सभी में आपके उत्तर प्रदेश विशेष से एक अलग टॉपिक इंक्लूड किया गया है। और अगर इसी तरह से मैं देखूं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए, समय को बिना व्यर्थ करते हुए आज की इस महा मैराथन का आप भी हिस्सा बनिए और वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जो भी नॉलेज लेंगे वो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला ऑर्गेनाइज की गई है। हम एक एक करके क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू अपने पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिससे कम समय में आपको बेहतर नॉलेज दी जा सके। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आप सभी देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। देखिए, मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की बहुविकल्पीय मैराथन का कोई भी चयन नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है समय को ध्यान में रखते हुए इतने कम समय में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन की भी ज़रूरत है। तो अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगा। तो इसलिए आप इसे बस फटाफट क्वेश्चन और आंसर्स के रूप में देखते जाएंगे और इस वीडियो को 1 से 2 बार परीक्षा से पहले ज़रूर रिवाइज करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है, तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से एक आपका प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अगर बात की जाए संपूर्ण भारत में इसके क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण भारत में इसके क्षेत्रफल विस्तार से यह अपने स्थान को चौथे क्रम में लाता है। बात करूं कि इससे पहले के 3 राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका राजस्थान, इसके बाद आपका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका महाराष्ट्र और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपका कोई पहला राज्य है तो वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि में पहले स्थान पर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करूं कुल साक्षरता की, देखिए यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के उन सभी चीज़ों को जो है इकट्ठा किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी आपके न्यूमेरिक टाइप के आंकड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो बेहतर होगा कि इन्हें आप अच्छे से याद रखें। बात करूं उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की, तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है 67.7
प्रतिशत यानी कि 67.7% आपकी उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों की साक्षरता मिलाकर के आपका परसेंटेज है 67.7%। बात करूं पुरुष साक्षरता की, जिसमें केवल पुरुष साक्षरता की गणना की गई है, वह है आपकी 77.3% यानी कि 77.3%। तो कुल साक्षरता है 67.7%, जबकि अगर बात करूं उसमें केवल पुरुष साक्षरता की, तो पुरुषों की साक्षरता है आपकी 77.3%। यहीं पर आपकी महिलाओं की संख्या या बात करूं महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वह है आपका 52.2%। अगर मैं कहूं कि आपकी संपूर्ण साक्षरता या कहूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपकी जनगणना से संबंधित या किसी भी आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ रहने वाला है, तो यकीन मानिए ये साक्षरता संबंधी आंकड़े आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं और ऑप्शंस में सिर्फ पॉइंट्स में ही डिफरेंट करके आपको पूछ लिया जाता है, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। कुल साक्षरता 67.7%, पुरुष साक्षरता 77.3% और स्त्री साक्षरता 52.2%। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। आप ऐसे भी याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध से ही आपको समझ में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश किसने दिए हैं? गौतम बुद्ध ने दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कहाँ पर होगी? गौतम बुद्ध नगर में होगी। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। बात करूँ सबसे कम साक्षर जिले की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है आपका श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। अब जहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ होंगी तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल वैसे भी कम हो जाता है। ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने यूपी जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सिर्फ यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बार बार उस चीज़ को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है आपका श्रावस्ती। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है आपका पलाश। क्या है? पलाश। क्या आपने पलाश के फूल को देखा है? अगर नहीं देखा है तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं भी नेट पर सर्च करके देखिए, और हो सकता है आपके आसपास हो तो ज़रूर देखिए, बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय वृक्ष की बात करूं तो राजकीय वृक्ष है आपका अशोक, और इसी प्रकार आपका राजकीय पक्षी है सारस। देखिए बहुत ही, मैं मानती हूँ, साधारण जानकारियाँ हैं, और आगे आपको जैसे जैसे वीडियो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको एक एक टॉपिक्स जो है मिलता जाएगा। उसमें कठिन टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं और सरल टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि ये आपकी रिवीजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण, अगर बात करूं कि आपके उत्तर प्रदेश की, वह आपकी अमृत घुट्टी साबित होने वाली है, जिसे अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका यूपी स्पेशल से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जबकि राजकीय वृक्ष अशोक, जबकि राजकीय पक्षी सारस, और राजकीय पशु की बात करूं तो बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। हम सभी ने यह चिन्ह देखा हुआ है, कभी कभी पूछ लिया जाता है बारीकी से। इसके अगर बात करूं तथ्यों को पूछा जाता है कि इसमें कितनी मछलियां हैं, तो इसमें कुल 2 मछलियां हैं। अगर बात की जाए तीर कमान की, तो इसमें एक धनुष यानी कि तीर कमान बना हुआ है। बात की जाए कि नीचे की साइड इसमें 3 लहरें दिखाई पड़ रही हैं, 3 तरंगें दिखाई पड़ रही हैं। तो हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि मछली आपकी किसका प्रतीक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह जो कि मछली एवं तीर कमान है, उसमें जो मछलियाँ बनी हुई हैं वो 2 मछलियाँ अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। अगला है आपका तीर कमान, और जो तीर कमान बना हुआ है यह आपके श्री राम का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? श्री राम का प्रतीक है। बात करूं 3 लहर की, तो ये तीनों लहरें आपकी गंगा यमुना और संगम के बहाव को प्रदर्शित कर रही हैं, उसका प्रतीक हैं। और यह तीनों ही चीज़ें मिलाकर के आपका बनता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। देखिए इसे बहुत ही ध्यान रखिएगा।
हो सकता है आपसे ज़्यादा डीपली पूछेंगे तो बस यहीं तक पूछ सकते हैं, और अगर बहुत कुछ पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि यह चिन्ह कब अपनाया गया। तो सन 1938 यानी 1938 में आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अपनाया गया है। देखिए, इस प्रकार से हम देख रहे होंगे कि हमारे राजकीय चिन्ह में विविधता में एकता का भाव झलक रहा है। जैसे अवध में मुस्लिम शासन और तीर कमान के द्वारा श्री राम का प्रतीक गंगा यमुना का बहाव 3 लहरें दिखा रही हैं, इस प्रकार से हमारा राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश की विविधता में एकता का वर्णन कर रहा है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके कुल 75 ज़िले हैं, और अगर मंडलों की बात करूं तो कुल 18 मंडल हैं। बात करूं आपसे अगर लोकसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा आपके जो भी सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं उनमें से कुल 80 सीटें आपकी उत्तर प्रदेश की हैं। जो भी आपके लोकसभा में सदस्य हैं उनमें से 80 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाए कि सर्वाधिक सदस्य आपके किस प्रदेश से चुने जाते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। बात करूं अगर राज्यसभा की, तो उत्तर प्रदेश के सदस्यों की राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वह कुल 31 है। अब इस चीज़ को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसकी राजधानी लखनऊ में है। बात करें ज़िले की, तो उसमें कुल 75 ज़िले और 18 मंडल हैं, जबकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कुल सीटें 80 हैं और राज्यसभा में कुल सीटें 31 हैं। देखिए, इन आंकड़ों से प्रश्न आपसे कई बार पूछे भी जा चुके हैं और लगातार पूछने की संभावना भी है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 403 + 1 लिख रखा है। तो मैं अगर बात करूँ कि जो आपका 104वां संविधान संशोधन अभी हुआ है, उससे पहले आपके विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 + 1 हुआ करती थी। +1 का मतलब होता था एक सदस्य आपका एंग्लो इंडियन हुआ करता था, जिसकी आपकी क्या की जाती थी? मनोनीत किया जाता था, जिसका निर्वाचन नहीं होता था। अब बात करूं वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप सिर्फ 403 को ही राइट करेंगे। ये चीज़ें मैं आपकी तब बता रही हूँ जब आपके संविधान में संशोधन यह नहीं किया गया था। तो अगर आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप अपना आंसर 403 करेंगे। अगर किसी कारणवश डेटा अपडेट करके ना सही पुराने डेटे से पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि 403 + 1 मोस्टली चांसेस हैं कि आपसे 403 वाला ऑप्शन ही रखा जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आपका विधान परिषद, और विधान परिषद में आपके सदस्यों की कुल संख्या है 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है कुल 100, जबकि विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403। बात करूं लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80, जहां राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 31। अगला प्रश्न है आपका, यूपी के भिन्न नाम वाले जिलों का मुख्यालय। अगर मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि आपकी जो भी पिछली यूपी लेखपाल से या वीडियो से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं, यकीन मानिए ये प्रश्न उनमें पूछा जा चुका है कि किस जिले के मुख्यालय का क्या नाम है, और वहाँ पर मोस्टली वही नाम होते हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम से भिन्न होता है। जैसे आपके बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय वही ज़िले में ही होता है, और कुछ ज़िले आपके ऐसे हैं जिनका मुख्यालय ज़िले से भिन्न होता है। तो आज हम उन सभी ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे जिनका मुख्यालय अपने ज़िले से भिन्न नाम से स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कानपुर देहात, और कानपुर देहात का आपका जो मुख्यालय है वह है आपका अकबरपुर माती। कानपुर देहात का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर
माती। बात करूं सोनभद्र की तो सोनभद्र का मुख्यालय है आपका रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रॉबर्ट्सगंज। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यकीन मानिए ये प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। भाई प्रश्न वे कहाँ से लाएंगे? अगर वे उत्तर प्रदेश परिदृश्य से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो इन्हीं टॉपिक से लाएंगे, कोई नया टॉपिक तो इंक्लूड कर नहीं लेंगे। नए में वो आपसे करंट पूछेंगे, जो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करती जा रही हूँ। तो अगर आपसे पुराना कुछ भी पूछा जाएगा तो यही प्रश्न आपसे निकल के आएंगे कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माती में। जबकि बात करूँ सोनभद्र की तो सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज में। इसी तरह आपका अमेठी का है गौरीगंज में। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में। जबकि संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद में। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में। अगला है आपका गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है आपका नोएडा में। देखिए मैं चाहती तो सिर्फ यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन भी रख सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब परीक्षाओं का पैटर्न दिन पे दिन बदलता जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखिए और जितने भी भिन्न नाम वाले ज़िले हैं उन सभी को एक बार रट डालिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सबसे हम पहले 2 का याद करेंगे, कानपुर देहात का है अकबरपुर माती और सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज। अब हम 3 के याद करेंगे, अमेठी का गौरीगंज। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। अब हमने पहले 2 का याद किया, आप बोलिए मेरे साथ, कानपुर देहात अकबर माती और सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। अमेठी गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन 5 के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रख पा रहे होंगे और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे, यकीन मानिए। अब हमने ऊपर पहले 2 को पढ़ा, फिर 3 को पढ़ा, अब हम इकट्ठे 4 को याद करेंगे। कौशाम्बी का मुख्यालय है आपका मंझनपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है? मंझनपुर। अगला है आपका अंबेडकर नगर और अंबेडकर नगर का मुख्यालय है आपका अकबरपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है? अकबरपुर। यहीं पर बात करूं कुशीनगर की तो कुशीनगर का मुख्यालय है आपका पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? पडरौना। और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? पडरौना में है। सिद्धार्थनगर की बात करूं तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है आपका नौगढ़ में। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नौगढ़ में। इसी प्रकार में अब जैसे आपने पहले 2 का पढ़ा, क्या पढ़ा था? कानपुर देहात अकबरपुर माती, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, अमेठी गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कौशाम्बी मंझनपुर, कौशाम्बी मंझनपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर, पडरौना, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। देखिए आपको भले ही लग रहा होगा कि मैं बार बार इन चीज़ों को बोल रही हूँ, एक बार में ही क्यों नहीं बता देती। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवाइज होगा। अब हम फिर से 3 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद का मुख्यालय है आपका फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़। बात करूं जालौन की तो जालौन का मुख्यालय है आपका उरई और संभलपुर की बात करूं तो संभलपुर का मुख्यालय आपका पवांसा। संभलपुर का मुख्यालय क्या है? पवांसा। देखिए इसे बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। फिर से एक बार बोलिए, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, जालौन, उरई, संभल, पवांसा। एक बार फिर से सारे मेरे साथ रिवाइज कीजिए। कानपुर देहात का मुख्यालय है आपका अकबरपुर माती, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, जालौन का उरई, संभल का पवांसा। उम्मीद करती हूँ कि अब आप जिलों से इतर बनने वाले मुख्यालयों के नाम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा अपना खुद का तरीका है, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, मैं बताती रहूँगी, बोलती रहूँगी। आप अगर लग रहा है कि मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप इसे स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार।
तो उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार हैं आपके 14। देखिए ये प्रश्न आपका काफ़ी विवादित भी रहता है और कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपके कुल 14 पक्षी विहार हैं। कहीं कहीं पर आपको 12 पक्षी विहार भी देखने को मिल जाएंगे। अब आपके 12 पक्षी विहार वो पक्षी विहार हैं जो सिर्फ पक्षी विहार हैं। 2 पक्षी विहार आपके ऐसे पक्षी विहार हैं जिसमें आपके वन्य जीव विहार को भी ऐड कर दिया गया है, और वह है आपके सेखा और बात करूं अगर समसपुर, तो ये दोनों ही आपके ऐसे पक्षी विहार हैं जो आपके ऐड कर दिए गए हैं वन्य जीव विहार में। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मुझे जहाँ तक ये कह सकती हूँ कि पूरा विश्वास है कि आपसे एग्जामिनर दोनों ऑप्शंस नहीं रखेगा, या तो वह 12 रखेगा या तो वह 14 रखेगा। तो आप इन दोनों संख्याओं को याद रखिएगा। अब मैंने आपको कंडीशन भी बता दी है कि अगर वह आपसे सिर्फ पक्षी विहार के बारे में जानना चाहेगा तब वह आपसे 12 का जिक्र करेगा, और ऑप्शन में आपके 14 नहीं 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 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपसे वो वन्य जीव विहार इंक्लूड करके भी टोटल पक्षी विहार पूछेगा तो ऑप्शन में आपके 14 संख्या दी गई होगी। अब अगर बात कर लेते हैं कि इत्तेफाकन आपके ऑप्शन में 14 और 12 दोनों ही संख्याएं दी गई हैं, तब आप क्या करेंगे। तो एज यूजुअल जैसा हमेशा हर परीक्षा में होता रहा है कि हम मोस्टली उस चीज़ को प्रेफर करते हैं जिसमें संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए नहीं कि वह बड़ा है, सिर्फ इसलिए उसमें छोटे से लेकर बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में 12 और 14 दोनों ऑप्शन बनते हैं तो आप 14 को टिक करेंगे, नहीं तो आपसे या तो ऑप्शन में 12 पूछा जाएगा या तो 14 पूछा जाएगा। तो कुल पक्षी विहार की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार हैं, जिसमें 2 पक्षी विहार आपके ऐसे हैं जिसमें आपके वन्य जीव विहार को भी ऐड कर लिया गया है। अगर सिर्फ पक्षी विहार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 पक्षी विहार हैं। और यकीन मानिए अगर ये प्रश्न आपका बन भी जाता है तो आप में से ही ऐसे भी भाई बहन होंगे जो कोर्ट में तुरंत चैलेंज कर लेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस प्रकार छोटी छोटी त्रुटियों के लिए अपना समय खराब ना करें। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप एक क्वेश्चन के बारे में कितना नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छी बात है अगर आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, और मैंने जहाँ तक इस चीज़ पे नॉलेज ली है तो मुझे यही दोनों आंकड़े मिल रहे हैं, 12 या 14। तो मैंने आपको इसका सल्यूशन भी बता दिया है कि अगर आपसे टोटल पूछा जाएगा तो 14 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 14 नहीं है तो आप 12 पे टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप 14 पर टिक करेंगे। और अगर इत्तेफाकन आपका गलत हो भी जाता है तो यकीन मानिए सभी को कॉमन नंबर मिलेगा, क्योंकि कोर्ट वाले वहाँ आराम से आप ही के लिए बैठे हैं। अगला प्रश्न है आपका वन्य जीव विहार। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते ही हैं जिनमें शुरू से लेकर आज तक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, और वो बना भी रहेगा क्योंकि आंकड़े ही ऐसे होते हैं। बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार की, तो उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार 15 हैं और 11 भी हैं। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है। अगर केंद्र सरकार की रिपोर्ट की बात करें तो भारत सरकार की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसमें आपके कुल 15 वन्य जीव विहार बताए गए हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तो उन्होंने अपने आंकड़ों में कुल वन्यजीव विहार की संख्या 11 बताई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, या आपसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार मेंशन करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपना आंसर उस प्रकार से देंगे। अगर नहीं पूछा जाता है तो फिर आप ऑप्शंस में देखेंगे कि आपको 15 दिया जा रहा है या 11 दिया जा रहा है, और अगर आपको दोनों दिए जाएंगे तो एज यूजुअल आप 15 को ही टिक करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार की कुल संख्या है 15 केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि 11 है आपकी राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार। बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की, तो उत्तर प्रदेश में आपके कुल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में आपका स्थित है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार, कुल वन्य जीव विहार, कुल राष्ट्रीय उद्यान। मैं कुल पक्षी विहार से संबंधित एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसमें सभी पक्षी विहार आपको ट्रिक से बताए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत ही जल्द आपके साथ मैं वन्य जीव विहार से संबंधित भी एक वीडियो जो है डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए समय लग जाता है व्याख्या देने में, एक ही प्रश्न पे हो सकता है कभी कभी 1 से 2 मिनट लग जाएं और कभी कभी कोई प्रश्न 2 मिनट में 4 हो जाएं। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंस होने पर और उसमें कितना विवाद है।
उसके कितने आंसर्स निकल रहे हैं, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो प्लीज़ आप समय को ध्यान में ना देते हुए कंटेंट पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सीमावर्ती देश है। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीमा लगती है जो किसी देश से लगती है, उस देश का नाम है आपका नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीमावर्ती देश है नेपाल। बात करूं अगर अभी हाल ही में आपके काला पानी विवाद भी चल रहा है, तो वह आपका कहाँ चल रहा है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमाएं स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है वह करता है आपका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा कौन स्पर्श करता है? हिमाचल प्रदेश। एक बार फटाफट देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की एकमात्र देश जो सीमा स्पर्श करता है वह है आपका नेपाल, जबकि सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला। अभी तक हमने क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश को। सबसे कम स्पर्श करती है हिमाचल प्रदेश को। अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा आपकी कौन सा जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो स्पर्श करता है? तो वह है आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र ऐसा है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, और वह है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। सोनभद्र किस किस से सीमा स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। एक बार फिर देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, मतलब सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे कम सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब बात की जा रही है आपकी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो वह है आपका सोनभद्र, जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी होती है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिले आपके ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक गर्मी होती है। देखिए, भागिए मत, छोड़िए मत, अभी तो उत्तर प्रदेश की पार्टी शुरू हुई है। आप एक ऐसे राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं जो विविधता में एकता को समेटे हुए भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसके बारे में आप ऐसे 2-4 प्रश्न या 10 से 20 मिनट की क्लास पढ़ के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको वीडियो के अंत तक जरूर रहना होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला। ये आंकड़े आपके परिवर्तित होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक गर्म है, ये आंकड़ा आपका लगातार यही है कि झांसी और आगरा आपके सर्वाधिक गर्म जिले हैं, जब गर्मी रहती है वहाँ पर। और अगर मैं बात करूं कि सबसे कम गर्म जिला कौन सा है, तो ये आंकड़ा आपका काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट नहीं होगा और ये आपसे हो सकता है ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये हर जगह परिवर्तित दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो गाजियाबाद देख सकते हैं, जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है मथुरा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा। मैं अगर यहीं से आपको रिलेट करूं करंट से कि गोरखपुर में आपके एक अशफाक उल्लाह खां के नाम पर प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। अगर जिसे मैं काउंट कर लूँ तो अब आपके उत्तर प्रदेश में कुल 4 प्राणी उद्यान हो गए हैं। सबसे पहले आपका कानपुर, लखनऊ, 3 हो गए हैं, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर। इससे पहले आपके 2 ही थे, कानपुर और लखनऊ। चिड़ियाघर, कानपुर चिड़ियाघर, लखनऊ चिड़ियाघर, इसी प्रकार से आपका गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। बात करूं अगर क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका कानपुर का है। अभी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये क्लियर हो जाएगा कि आपका अशफाक उल्लाह खां कितने वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया जा रहा है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर कानपुर का है। अगला प्रश्न है आपका,
कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है? तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आपका कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पाद कुल खाद्यान्न का, आलू का, इत्यादि चीज़ों का होता है। यहाँ पर सर्वाधिक कृषि होती है और कृषि के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कोई उद्योग है तो वह है आपका हथकरघा उद्योग। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करूं कि सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। हम सभी जानते हैं कि मथुरा में आपकी एक तेल रिफाइनरी है जिसके प्रदूषण के कारण आपका ताजमहल पीला पड़ रहा है। SO2 काफ़ी ज़्यादा उससे निकल रही है जिसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है। और SO2 को क्रैकिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है, जो पत्थर को चटका देती है, खराब कर देती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपकी बात करूं कि क्षेत्रफल किस जिले का है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। देखिए नाम में ही इतना बड़ा है तो क्षेत्रफल में तो बड़ा होगा ही। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लखीमपुर खीरी, जबकि और किसी का नाम आपको इतना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर है आपका सोनभद्र, लिखा हुआ नहीं है, सोनभद्र। दूसरे नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, जबकि तीसरे नंबर पर आता है आपका हरदोई। तो मोस्टली आपसे लखीमपुर के ही बारे में पूछा जाएगा, फिर भी आप तीनों आंकड़े याद रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र और फिर हरदोई। फिर से रिवाइज कीजिए, सर्वाधिक साक्षरता मैंने कहाँ पर बताई थी? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम साक्षरता बताई थी आपको श्रावस्ती में। अब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है आपका लखीमपुर खीरी में। बात करूं उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, क्या बताऊं, मेरे मुंह से बार बार साक्षरता ही निकल रहा है। होता है ऐसा क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उन्हें वैसी ही बातें बार बार याद आती हैं। जो जिस क्षेत्र से रिलेट करता है उसके मुंह से, उसके विचारों से, उसके आसपास आपको वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका संत रविदास नगर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? संत रविदास नगर। और उसके बाद आता है आपका गाजियाबाद, उसके बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। अब इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। अब जहाँ खीर बटेगी वहाँ पर लोग भी ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ खड़े होने की भी जगह ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो वो कैसा है आपका? बहुत बड़ा जिला है। बात करूँ संत रविदास नगर की, तो जो संत लोग होते हैं उनका कहना तो ये रहता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम परिपूर्ण हैं। लेकिन वो घेरे क्या हैं? बहुत सारा क्षेत्रफल घेर लेते हैं। तो बात करूं मैं अगर उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका संत रविदास नगर। आप इसे कैसे याद रखेंगे कि संतों को रहने के लिए आप छोटा सा भी स्थान दे दीजिए, वो वहाँ भी सुकून से रह सकेंगे और आराम से सर्वाइव कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है आपका संत रविदास नगर। उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रिक से आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे कि खीर जहाँ ज़्यादा बटेगी लोग वहाँ ज़्यादा होंगे और वहाँ क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। संत आपके छोटे से भी स्थान में रह सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा जिला है संत रविदास नगर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। उसके बाद आता है आपका मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है, जबकि दूसरे नंबर पर मुरादाबाद आता है। इसे कैसे याद रखेंगे कि प्रयागराज में आपके अधिकांशतः सभी विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं। चयन कितनों का होता है ये आंकड़े आप खुद ही जानते होंगे। लगातार जिस प्रकार परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको देखते हुए तो सिर्फ प्रयागराज में एक भीड़ ही इकट्ठी है। तो सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले, सबसे ज़्यादा भीड़ आपकी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में। उसके बाद मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका लखीमपुर खीरी, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है संत रविदास नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका महोबा, सर्वाधिक साक्षर जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर,
सबसे कम साक्षर जिला है आपका श्रावस्ती। देखिए, ये जो भी प्रश्न मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, यकीन मानिए ये वही आंकड़े हैं जो आपसे परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो उत्तर प्रदेश में आपका जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वह है आपका जौनपुर का। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। यहीं अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा केरल और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका हरियाणा। हालांकि दिन पे दिन योजनाएं बन रही हैं, आंकड़े बदल जाएंगे, आने वाले समय में हो सकता है कि हरियाणा अपनी इस अमिट छाप को खत्म कर देगा कि वह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, लेकिन फिलहाल आंकड़ों के अनुसार आपका हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है और केरल आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। जबकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका जो जिला है वह जौनपुर है। बात करूं सबसे कम लिंगानुपात की तो सबसे कम लिंगानुपात है आपका गौतम बुद्ध नगर का। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का जनघनत्व। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है आपका 829 वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके 829 लोग निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में, सबसे कम जनसंख्या महोबा में, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी में, सबसे कम क्षेत्रफल संत रविदास नगर में, सर्वाधिक साक्षर जिला आपका गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षर जिला आपका श्रावस्ती। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है आपका 912 प्रति 1000। मतलब है आपका कि 912 आपकी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो इस प्रकार आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का आपका औसत लिंगानुपात है 912 प्रति 1000। प्रति 1000 पुरुषों पर आपके सिर्फ 912 महिलाएं हैं। तो ये आंकड़ा आपको खुद ही लग रहा होगा कि सफिशिएंट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका सीतापुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका सीतापुर। और इसमें कैसे है ये आपका अनुसूचित जाति वाला? तो ये प्रतिशत में है। देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, आंकड़े आपसे बहुत ही ज़्यादा गहनता से पूछे जाते हैं कि क्या चीज़ प्रतिशत में है, क्या चीज़ जनसंख्या में है, क्या चीज़ औसत में है। तो इन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए कि सीतापुर आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है, जबकि प्रतिशत में आपका कौशाम्बी है। प्रतिशत में क्या है? कौशाम्बी है। देखिए, अगर मैं थोड़ा गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला अगर संख्या में बात करूं तो सीतापुर है, प्रतिशत में बात करूं तो कौशाम्बी है। फिर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत में जिला है आपका कौशाम्बी। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है? तो वह है आपका बागपत। कौन सा है? बागपत। अगर प्रतिशत में बात करूं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम प्रतिशत में अनुसूचित जाति निवास करती है, तो वह भी आपका बागपत है। ये क्वेश्चन आप आसानी से याद रख पाएंगे। अनुसूचित जाति सबसे कम आपकी बागपत में है, प्रतिशत में भी बागपत में है, जबकि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आपकी सीतापुर में है और प्रतिशत में आपके कौशाम्बी में है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में डिफरेंस है, आसानी से समझ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका सोनभद्र और प्रतिशत में भी आपका सोनभद्र ही है। बात करूं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका
बागपत। कौन सा है? बागपत। और दूसरे नंबर पर आता है आपका कन्नौज। एक बार फिर इन आंकड़ों को रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका सीतापुर और प्रतिशत में है आपका कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है आपका बागपत और प्रतिशत में भी आपका बागपत ही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका सोनभद्र, जो कि प्रतिशत में भी सोनभद्र का स्थान है। बात करूं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की तो ये आपका बागपत है और दूसरे नंबर पर आपका कन्नौज आता है। अब कन्नौज को किस नाम से जानते हैं? तो इत्र की नगरी के नाम से जानते हैं। जो लोग भी कन्नौज से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि एक एक करके टॉपिक्स आपका चेंज होता चला जा रहा है। यकीन मानिए कि जब ये मैराथन ख़त्म होगी आप ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिससे टच ना किया गया हो। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी। किसने रखी? हुमायूं ने। जबकि शैली का स्वर्ण काल हम सभी जानते हैं, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश के संदर्भ से ही संबंधित है, अन्यथा आपका यह नहीं है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। देखिए चित्रकला शैली घराने, ये प्रश्न आपको बहुत कठिन लगते होंगे। आज से आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल लगेंगे जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश चित्रकला शैली के जनक हैं आपके असित कुमार हल्दर। कौन है? असित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न है आपका ईरानी फारसी भारतीय रंगों के मिश्रण का श्रेय जाता है। किसे जाता है? तो ईरानी फारसी भारतीय इन सभी रागों का जो मिश्रण है इसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। किसे जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में, अपने कविताओं में, अपनी पहेलियों में ईरानी फारसी और भारतीय सभी रागों का मिश्रण किया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका खुसरो का संबंध पटियाली एटा से है। इन्हें तूतीय हिंद क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद तथा तबला व सितार का वादक कहा जाता है। तबला व सितार वादक का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा में हुआ था। बात करूं अगर कव्वाली मुकरियों के जन्मदाता आपके कौन हैं तो वह भी हैं आपके अमीर खुसरो। कव्वाली मुकरियों से मतलब है आपका पहेलियों, तो मुकरियों और पहेलियों कव्वालियों के जनक हैं आपके अमीर खुसरो। सितार और तबला के वादक के जनक हैं आपके अमीर खुसरो। तूतीय हिंद भारत के तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। पटियाली एटा में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में तो अमीर खुसरो आपके एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनसे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित सभी नॉलेज आपको मिल चुकी है। अगला प्रश्न है आपका ध्रुपद गायन का संबंध है। तो ध्रुपद गायन का संबंध है स्वामी हरिदास से। स्वामी हरिदास से संबंधित है आपका ध्रुपद गायन। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका राग मेघ का संबंध है। तो राग मेघ का संबंध है आपका बैजू बावरा या बैजनाथ से। बैजू बावरा या बैजनाथ से संबंधित है आपका राग मेघ, जबकि ध्रुपद गायन आपका संबंधित है स्वामी हरिदास से। अब आप मुझे बताएंगे कि स्वामी हरिदास की जयंती पर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? और ये मैं आपको मेले की जो श्रृंखला दी थी आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशल में प्रमुख मेले जो मैंने आपको बताए थे उसमें मैंने आपको ये याद भी करवाया था। तो ध्रुपद गायन के आपके जो संबंध है वह है हरिदास जी से, और राग मेघ का संबंध है आपका बैजू बावरा से, और स्वामी हरिदास की जयंती पर आपके किस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका टप्पा शैली का संबंध है। तो टप्पा शैली का संबंध है आपका गुलाम नबी से, और गुलाम नबी आपके कहाँ से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से। देखिए ये चित्रकला, इसके बाद कहूँ अगर कला साहित्य और घराने, ये आपके उत्तर प्रदेश परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। टप्पा शैली का संबंध आपका गुलाम नबी से है, राग शैली का संबंध आपका बैजू बावरा से है, जबकि ध्रुपद गायन का संबंध आपका किससे है? स्वामी हरिदास से है। अगला प्रश्न है आपका शाहजहाँपुर व इटावा घराना, जिसे हम गौरीपुर घराना के नाम से भी जानते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे वन लाइनर में, तो इन्हें ध्यान रखिएगा।
शाहजहांपुर इटावा घराना, जिसे हम गौरीपुर घराना के नाम से जानते हैं, यह आपका सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह हैं। तो लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह हैं आपके खुर्शीद अली खां। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ख्याल गायकी, फिर से बोलिए मेरे साथ, लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह हैं खुर्शीद अली खां। देखिए, ख्याल से खा से ख्याल और खा से खुर्शीद, तो ख्याल गायकी के पितामह हैं खुर्शीद अली खां। सभी में खां 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 आ रहा है, तो ख्याल गायकी के पितामह हैं खुर्शीद अली खां। अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया। हम सभी जानते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया आपके प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, जिनसे प्रश्न कई बार भर भर के परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, और यह किस जगह के हैं, यह कहाँ के हैं, तो ये प्रयागराज से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया रघुनाथ सेठ का संबंध प्रयागराज से है, जो बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न है आपका, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। कहाँ से है? बनारस घराने से। अगर मैं कहूँ कि यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से, यह हजारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। देखिए, मैं हर प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार बोलती हूँ, तो आप जरूर याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक व गुदई महाराज तबला वादक व पंडित रविशंकर सितार वादक का संबंध है। अब देखिए, मैंने सभी को एक ही साथ इंक्लूड कर लिया है, जिससे आप इनको याद रख सकें और ना भूलें। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खां आपके क्या हैं? शहनाई वादक हैं। गुदई महाराज आपके क्या हैं? तबला वादक हैं। जबकि पंडित रविशंकर दास आपके हैं सितार वादक। और इन सभी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। तो यहीं पर आप ठुमरी गायिका गिरिजा देवी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, गुदई महाराज तबला वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक का संबंध बनारस घराने से है। हो सकता है आपको वाद्य यंत्र दे दिए जाएं और एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दे दिए जाएं, मिलान करने के लिए आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाए, तो आप व्यक्ति और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र और उनका संबंध किस घराने से है, इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है आपका कत्थक। क्या है? कत्थक। और कत्थक का संबंध आपका लखनऊ घराने से है। कत्थक का संबंध किससे है? लखनऊ घराने से है। अगला प्रश्न है आपका, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शैलजा उर्मिला कत्थक नर्तक का संबंध है। बात करूं, अगर शंभू महाराज आपके कथक नृत्यक हैं, लच्छू महाराज आपके कथक के नृत्यक हैं, बिरजू महाराज और शैलजा और उर्मिला जो हैं आपकी, यह भी कथक की नृत्यांगना है। इन सभी का संबंध आपका लखनऊ घराने से है। किससे संबंधित है? लखनऊ घराने से। अगला प्रश्न है आपका, अख्तर पिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, प्रश्न ऐसे ही आएंगे जो आपको लगेगा ये तो कभी सुने ही नहीं है, और वही प्रश्न आएंगे। और ये सभी प्रश्न आपकी उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य और लोक कल्याण से संबंधित प्रश्न है। ये सभी आपकी लोक कलाओं और साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अख्तर पिया के नाम से, अख्तर पिया के उपनाम से आपके जाने जाते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अख्तर पिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनका संबंध किससे है? तो ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं इन्होंने क्या किया है? ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं। देखिए, आपसे इतना डीपली नहीं पूछेंगे कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि अख्तर पिया के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, या वाजिद अली शाह का एक और नाम, उपनाम क्या है? तो अख्तर पिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगते हैं? जो आपको मैंने मेला से संबंधित एक प्रमुख वीडियो प्रोवाइड की है, प्लीज़ आप परीक्षा से पहले उसे ज़रूर देखिएगा। पक्षी बिहार की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लोक नृत्य की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये सभी वो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं जो आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे।
तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं। अगर बात करूं सबसे कम मेले आपके, तो सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन और बताया था कि पीलीभीत में आपके एक बांसुरी पार्क स्थापित किया गया है। ये आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न है, जो आपकी विश्व की सबसे लंबी बांसुरी होगी, सबसे बड़ी बांसुरी होगी, जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी दर्ज किया गया है। तो बांसुरी पार्क आपका हाल ही में पीलीभीत में स्थापित किया गया है। और इससे पहले अगर आपका पूछा जाए तो T+2 अवार्ड, बात करूं बाघों की संख्या को निर्धारित समय में 2 गुना करने का जो अवार्ड है, वह आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। इस बार की बात करूं तो सन 2022 में आपका यह पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न आप पीलीभीत की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, जबकि सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपकी हिंदी है। बात करूं कि हिंदी को कब अपनाया गया, तो 1947 में अपनाया गया, जबकि कार्यालयों में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1968 में। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी को 1947 में ही अपना लिया गया था, जबकि कार्यालयों में इसे अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 यानी कि 26 जन 1968 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विविधताओं में एकता वाला राज्य है, तो इसमें हिंदी को भी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को भी दर्जा दिया गया है। और यह उर्दू भाषा आपकी 1989 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1989 में। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, जो 1989 में अपनाई गई थी। बात करें उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। देखिए, कभी कभी आपसे इस प्रकार सन और तिथियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी, जबकि दिवस मनाना आपका 14 फरवरी को आपका दिवस मनाया जाता है। और प्रथम बार ये कब मनाया गया था, तो यह 2016 में मनाया गया था। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई, पर्यटन दिवस आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है, और 2016 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई, पहली बार मनाया गया। अब 14 फरवरी तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यकीनन वो ये दिन ज़रूर सेलिब्रेट करते होंगे। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अब कब और कहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन आपका पर्यटन दिवस भी होता है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो अब अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो बेहिचक बोलिए कि भैया आज पर्यटन दिवस है इसलिए घूमने जा रहे हैं, इसका कोई अन्यथा मतलब मत निकालिए। तो 14 फरवरी को आपका पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, और क्या मनाया जाता है ये आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादन में प्रथम स्थान। बात करूं आपके कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से उत्पादन होते हैं, ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक उत्पादित होता है आलू, गन्ना, गेहूं और कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न में मैं बात करूं तो वो सभी आ जाते हैं, जैसे आपका गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, उसे आप कुल खाद्यान्न के अंतर्गत रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके प्रमुख रूप से जो फसल होती है वह होती है आलू। आलू के लिए आपका सर्वाधिक प्रसिद्ध फर्रुखाबाद। गन्ना, आपका गन्ना प्रजनन केंद्र आपका शाहजहांपुर में है। बात करूं गेहूं के लिए आपका उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है और प्रतिशत में आपका पंजाब में है, जबकि कुल खाद्यान्न के मामले में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और जौ के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और किस जिले से वह उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश करती है? तो बलिया से। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से घुसी? बिजनौर से, और निकली कहाँ से? बलिया से। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
लागू है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपके कौन कौन से स्तर आते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसमें आता है आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत। और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? यह समिति थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है आपकी, यह किस समिति के द्वारा लाई गई? बलवंत राय मेहता समिति। इसमें कौन से 3 स्तंभ बताए गए हैं? कौन से 3 क्षेत्र बताए गए हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। और उत्तर प्रदेश में आपके यही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। बात करूं पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम आपका 1992 में आया था, जबकि यह लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज अधिनियम के बारे में आपके पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूची है वह है आपकी 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल आपके कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये तो थी आपकी पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पढ़ें। अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसे भी साथ साथ रिवाइज करते चलें। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है। तो मैं बता दूं आपको कि सर्वाधिक बीहड़ों का जो निर्माण करती है वह आपकी चंबल नदी करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। और इससे यह सर्वाधिक बीहड़ बनाती कहाँ पर है? तो यह आपके इटावा में बनाती है। सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी के द्वारा होता है, जो आपके इटावा क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है आपका, राप्ती नदी के किनारे बसा गोरखपुर। गोरखपुर आपका किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे, जिसे बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। तो राप्ती नदी को किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंडक के नाम से। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गोरखपुर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। बात करूं पीलीभीत और कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? तो रामगंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे नहीं, रामगंगा नदी के किनारे। बात करूं पीलीभीत, तो पीलीभीत में आपके बहुत ही प्रसिद्ध झील है फुल्लहर झील। फुल्लहर झील का संबंध किस जिले से है? पीलीभीत जिले से। ये सभी प्रश्न आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न भी आपका यही है कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। तो गंगा नदी के किनारे आपके बसे प्रमुख शहर हैं इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम अब प्रयागराज हो गया है, वाराणसी और आपका कानपुर। तो कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद ये सभी किसके किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे। जबकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। जबकि यमुना के किनारे आपके बसे हुए हैं कौशाम्बी, आगरा, मथुरा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। गंगा नदी के किनारे आपके बसे हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। यमुना नदी के किनारे आपके बसे हैं कौशाम्बी, आगरा, मथुरा। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे। कन्नौज आपका रामगंगा नदी के किनारे। इसके बाद आपका अगर बात करूं कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। फिर है आपका आजमगढ़ शहर टॉन्सिया तमसा नदी के किनारे बसा है। देखिए, अब क्योंकि गंगा और यमुना से तो कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है इस बार आपसे गंगा या यमुना से ना पूछ लिया जाए कि आजमगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो इसे भी याद रखिएगा, आजमगढ़ शहर आपका टॉन्सिया तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक गरीब व भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? तो बहुत ही खेद होता है कि उत्तर प्रदेश आपका इस मामले में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब और भिखारियों की संख्या है आपकी। अगला प्रश्न और होगी भी, क्योंकि अगर आपकी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गरीबी और भिखारियों की संख्या, बात करूँ कि रोजगार की संख्या, इन सभी चीज़ों के अवसर बहुत ही कम हो पा रहे हैं। हालांकि दिन पर दिन परिवर्तन किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस चीज़ों में बेहतर आपको जो है परिवर्तन देखने को मिले। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है आपका गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है आपका गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर आपका किस लिए भी प्रसिद्ध है? यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज आपका कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कहाँ पर पाया जाता है? मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में क्या क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर, एस्बेस्टॉस आपका पाया जाता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बलुआ पत्थर और एस्बेस्टॉस के लिए। अगला प्रश्न है आपका, सिलिका बालू या कांच बालू के लिए आपका प्रसिद्ध है प्रयागराज। देखिए, अगर आपने अभी तक प्रमुख उत्पाद और उद्योग से संबंधित यूपी स्पेशल का ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप उस वीडियो को परीक्षा से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्टली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, यूरेनियम और तांबा के लिए आपका प्रसिद्ध है ललितपुर। ललितपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम और तांबा के लिए। तो यूरेनियम और तांबा खनिज आपका पाया जाता है ललितपुर में। सिलिका या कांच बालू पाई जाती है प्रयागराज में, जबकि बलुआ पत्थर पाया जाता है एस्बेस्टॉस में। अगर बात की जाए कि संपूर्ण रूप से सर्वाधिक खनिज संसाधन आपके पाए जाते हैं मिर्जापुर में। अगला है आपका, चूना, कोयला या चाइना क्ले। चाइना क्ले, कोयला और चूना, ये सभी आपके खनिज पाए जाते हैं सोनभद्र में। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना, कोयला और चाइना क्ले। अगला प्रश्न है आपका, रबड़ के उत्पादन में मोदीनगर। रबड़ के उत्पादन में मोदीनगर, जबकि टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए कि रबड़ के उत्पादन के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मोदीनगर। और बात की जाए टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर। और अभी हाल ही में आपके गोरखपुर को जीआई टैग भी दिया गया है टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न है आपका, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपका प्रयागराज में स्थित है। देखिए, वीडियो तो लंबा होगा ही, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपकी परीक्षा के लिए यहाँ पर ना आया हो। ये सभी प्रश्न वो हैं जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, आएंगे और यकीन मानिए ज़रूर आएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। देखिए, अब सब कुछ आपके हाथ में, मैं अपनी मेहनत दे रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। ये एक वीडियो बनाने में जो आपको 1 से 1.5 घंटे की शायद मिलेगी, और ये वीडियो बनाने में मुझे पीछे कितना टाइम लगा है ये तो मैं ही जानती हूँ। तो मेरी इस मेहनत को आपको ही सफल बनाना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को अंत तक देखिए तो सही, देखिए तो कि कंटेंट क्या है। और यकीन मानिए, सफलता आपकी है, सफलता निश्चित है आपकी, बस अब जान लगा दो या जाने दो। तो क्या आप सिर्फ वीडियो को देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं? यहाँ पर तो कोई जान लगाने जैसी बात नहीं है। तो सफलता निश्चित है आपकी, बस जान लगा दो या जाने दो, इस चीज़ को याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपकी रायबरेली में है, जबकि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपका प्रयागराज में, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपकी रायबरेली में है। ये प्रश्न सभी वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर मध्य रेलवे है, उत्तर प्रदेश में आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह भी आपका प्रयागराज में है। और प्रयागराज आपका, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या आपकी प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है आपका, नॉलेज पार्क। और नॉलेज पार्क आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में। देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, सिर्फ नोएडा आप नहीं करेंगे, आप ग्रेटर नोएडा करेंगे। तो नॉलेज पार्क आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है आपका, साग सब्जी संस्थान। मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्थान का वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें आपके सभी इम्पॉर्टेंट संस्थान इंक्लूड कर लिए जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। साग सब्जी संस्थान आपका वाराणसी में स्थित है। साग सब्जी संस्थान आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है आपका इज्जतनगर बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में। अगला प्रश्न है आपका, यहीं पर अगर मैं बात करूं कि बकरी का आपका अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो मखदूम मथुरा में है। करनाल हरियाणा में आपका दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसी प्रकार मैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण शोध संस्थान से संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको एक ही जगह पर सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, आल्हा खंड
पाई डंडा राय नृत्य का संबंध है। अगर आपने लोक नृत्य से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें एक एक लोक नृत्य का वर्णन बहुत ही बारीकी से किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आल्हा खंड, पाई डंडा और राय नृत्य का संबंध आपका बुंदेलखंड से है। बात करूं विरहा, तो विरहा का संबंध आपका पूर्वांचल से है, जबकि चरकुला का संबंध आपका ब्रज क्षेत्र है। और चरकुला में आपके जो है रथ का पहिया अपने सिर पर रखकर उसमें मटकों या घड़ों को रखकर उसके अंदर दीपक जला करके नृत्य किया जाता है। तो चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र में, कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र में और आल्हा खंड, पाई डंडा, राय नृत्य आपका बुंदेलखंड में। और आप यकीन मानिए, आप लोक नृत्य से संबंधित वीडियो देख करके ज़रूर बताइएगा कि वह वीडियो आपको कैसी लगी। आपको मज़ा आ जाएगा वह वीडियो देखकर, आपको फिर कभी दोबारा लोक नृत्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका अमीर खुसरो। अब देखिए, हम प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके आते जा रहे हैं। तो अमीर खुसरो का संबंध है आपके सितार के आविष्कार से। अमीर खुसरो का संबंध किससे है? सितार के आविष्कार से। तबला वादन का आविष्कार अमीर खुसरो ने, पहलियां मुकरियां अमीर खुसरो ने, पटियाली एटा में इनका जन्म हुआ था। तूतिए इंद भारत के तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। मैं वीडियो जब ख़त्म होगा तो आपको सारी चीज़ें रटा कर ही मानूंगी, क्योंकि मैं एक नहीं 10-10 बार बोलूंगी, लेकिन आपको याद जरूर करा दूंगी। अगला प्रश्न है आपका अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आगरा में। अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म आपका आगरा में हुआ। आप इनसे भी ये याद रखिएगा कि अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। अगला प्रश्न है आपका निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनका निवास स्थान, जन्म स्थान, कर्म स्थान, ये सभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आपका बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। अगला प्रश्न है आपका अशफाक उल्लाह खां रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, उसमें आपके अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग शामिल थे। बात करूं कि उनमें से अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल का आपका संबंध किस स्थान से है? तो वह आपके शाहजहांपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, अमिताभ बच्चन और इंदिरा गांधी। इन सभी शख्सियत की बात करूं तो यह सभी व्यक्ति आपके संबंधित हैं प्रयागराज से। कहाँ से संबंधित है? प्रयागराज से। अगला प्रश्न है आपका विश्वनाथ मंदिर स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर स्थित है आपका वाराणसी में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और वाराणसी आपका किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका श्रृंगी ऋषि मंदिर आपका स्थित है। तो श्रृंगी ऋषि मंदिर आपका स्थित है फर्रुखाबाद में। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में। ये वीडियो भी मैं आपको सेपरेट दे चुकी हूँ, प्लीज़ उससे देख लीजिएगा। 84 खंबा मंदिर आपका कहाँ स्थित है? मथुरा में। 84 खंबा मंदिर आपका कहाँ स्थित है? मथुरा में। देवराहा बाबा आश्रम आपका स्थित है देवरिया में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, प्रमुख स्थान, प्रमुख व्यक्ति, इन सब से संबंधित आपसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और यकीन मानिए पूछे जाते रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका विश्व धरोहर में शामिल स्थल तो आपके उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं? तो फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ताजमहल और कुंभ का मेला, ये सभी स्थल आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका आगरा शहर का संस्थापक था। तो आगरा शहर का संस्थापक था आपका सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। यहीं अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दिल्ली शहर आपका किसने बसाया था? तो दिल्ली शहर आपका बसाया था तोमर नरेश अनंगपाल ने। बात करूं कि चंडीगढ़ शहर का आपका डिजाइनर कौन था, डिजाइनकर्ता कौन था? तो वह था आपका ली कार्बूसियर। यहीं पर बात करूं कि संसद भवन का आपका डिजाइनकर्ता कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस। देखिए, इन सभी प्रश्नों को याद रखिए। तो आप याद रखेंगे आगरा शहर का संस्थापक था आपका सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है आपका जैन व बौद्ध धर्म की सम्मिलित स्थली है।
तो ऐसा स्थान जहाँ पर आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समाहरण पाया जाता है वह स्थान है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्या है? आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की सम्मिलित तीर्थ स्थली है। अगला प्रश्न है आपका, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरबल का जन्म हुआ था आपका कालपी जालौन में। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी जालौन में। मैंने भिन्न जिलों में आपको बताया था कि जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई में। कौशाम्बी के बारे में अभी पीछे ही आपको बताया था कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला आपका प्रतिशत में कौन सा है? कौशाम्बी। देखिए, अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उससे रिलेटेड प्रश्न को तुरंत रिवाइज कीजिए और यकीन मानिए वीडियो खत्म होते होते आप सारे प्रश्नों को याद कर चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपका नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल आपका कहाँ पर है? सीतापुर में। नैमिषारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। अगला प्रश्न है आपका, बिठूर में वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। बहुत ही आसान है, सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है आपका, गोला गोकर्णनाथ का मेला आपका लगता है और गोला गोकर्णनाथ स्थान आपका कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में। गोला गोकर्णनाथ का संबंध कहाँ से है? लखीमपुर खीरी से। अगला प्रश्न है आपका, देवा शरीफ, और देवा शरीफ मेला लगता है आपका बाराबंकी में। देवा शरीफ कहाँ लगता है? बाराबंकी में। अगला है आपका सैयद सलार मेला। तो सैयद सलार मजार पर आपका सैयद सलार मेला लगता है जो आपका बहराइच में लगता है। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन, जैन व बौद्ध धर्म की सम्मिलित तीर्थ स्थली है आपकी कौशाम्बी। बीरबल का जन्म हुआ कालपी जालौन में। नैमिषारण्य आपका सीतापुर में स्थित है। बिठूर का वाल्मीकि आश्रम आपका प्रसिद्ध है जो कि कानपुर में स्थित है। गोला गोकर्णनाथ आपका लखीमपुर खीरी में है। देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी में लगता है। सैयद सलार मेला आपका बहराइच में लगता है। अगला प्रश्न है आपका प्राचीनतम जीवांत नगर के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीनतम जीवंत नगर के नाम से आपका जाना जाता है वाराणसी को। किसे जाना जाता है? वाराणसी को। देखिए, बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं। यकीन मानिए यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए। मैं हौसला नहीं खो रही हूँ, मैं इस गर्मी में आपको पढ़ा रही हूँ, फ़ैन भी नहीं चलाती हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ में डिस्टर्ब ना हो। इतना लंबा वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मैटर निकाल के ला रही हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज पसीना बहाएंगे तभी तो कल निखरेंगे, जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा। यकीन रखिए और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहिए। तो प्राचीनतम जीवंत नगर के नाम से आपका जाना जाता है वाराणसी। अगला प्रश्न है आपका कैंची नगरी, और कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है मेरठ। देखिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि समय आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। मार्गशीर्ष मेला आपका एटा में लगता है। बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है आपकी थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेती हूँ कि यह किसके वंशज है। थारू जनजाति किसके वंशज हैं? तो किरात के वंशज हैं। हो सकता है यह जनजाति सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है, तो आपसे इससे डीपली क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएं। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति, जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यह किरात की वंशज है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति आपकी दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, जबकि वर्षा ऋतु में एक विशेष प्रकार का त्यौहार मनाती है जिसे वनहर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर बोलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति, जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है, किरात की वंशज है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और वर्षा ऋतु में एक वनहर त्यौहार मनाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है आपकी वन रावत। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? वन रावत। अगला प्रश्न है आपका बुक्सा, और बुक्सा जनजाति आपकी पाई जाती है बिजनौर में। देखिए, बा से बुक्सा और बा से बिजनौर, तो बुक्सा जनजाति आपकी पाई जाती है बिजनौर में। अगला प्रश्न है आपका खरवार, और खरवार जनजाति आपकी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। खरवार जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। बुक्सा जनजाति बिजनौर में, और थारू जनजाति आपकी पाई जाती है तराई क्षेत्र में। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में आपका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है कर्मा।
पहाड़िया जनजाति, सॉरी पहाड़िया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहाड़िया जनजाति आपकी पाई जाती है सोनभद्र में। बात करूँ भुइया, भुनिया और अगरिया बैगा, तो पहाड़िया, भुइया, भुनिया, अगरिया, बैगा, बार बार बोलिए, जरूर याद होगा। पहाड़िया, भुइया, भुनिया, अगरिया, बैगा, ये सभी जनजातियाँ आपकी पाई जाती हैं सोनभद्र में। बात करूँ पहरिया जनजाति की, तो पहरिया जनजाति आपकी पाई जाती है ललितपुर में। कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। देखिए इसमें आप जरूर कंफ्यूज होंगे, पहाड़िया और पहरिया, तो आप याद रखेंगे आप पहरा कहाँ देंगे, आप पहरा कहाँ देंगे, जहाँ कोई ललित स्थान होगा, बहुत ही सुरम्य स्थान होगा, उस जगह आप पहरा देंगे। और कौन देगा? रिया देगी। तो पहरा कौन दे रही है? रिया दे रही है। कहाँ दे रही है? ललितपुर में दे रही है। और पहाड़िया और सोना आपका कहाँ पाया जाएगा? पहाड़ों में पाया जाएगा। तो पहाड़िया जनजाति आपकी सोनभद्र में, जबकि पहरिया जनजाति आपकी रिया पहरा दे रही है ललितपुर में। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आपकी ऐसी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं जो आपकी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं वरन पूरे भारत देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और वह है आपकी सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। बात करूं प्रथम महिला राज्यपाल की, तो इनके साथ भी वैसा ही है कि यह उत्तर प्रदेश की ही नहीं वरन भारत की प्रथम उत्तर प्रदेश की भी आपकी प्रथम आपकी जो है महिला राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने आपके 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और यह कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कैसी महिला है? प्रथम भारतीय महिला है। जबकि अगर बात की जाए कि कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है, तो वह आपकी कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट, जो कि भारतीय नहीं थी। अगर बात की जाए प्रथम भारतीय महिला की, तो कांग्रेस अधिवेशन 1925 आपका जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें आपकी जो भारतीय प्रथम महिला अध्यक्षता की करने वाली थी वह थी आपकी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही आपके उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और भारत देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक बार मायावती आपकी मुख्यमंत्री रही हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही है? मायावती। ये लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करूं तो यह आपका उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि आपका यह जब नवंबर 2000 में आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य अलग अलग हो गया था, तो यह आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में आपका चला गया। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे। तो अगर आपसे बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, या एशिया का भी बात कर लें, यही आपका पूरे भारत का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है आपका हस्तिनापुर आपका वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। मेरठ आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में आपके हाल ही में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है। किसके नाम पर स्थापित की जा रही है? मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी। ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। और अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे कि ललितपुर आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम एवं तांबा के लिए आपका ललितपुर प्रसिद्ध है, जहाँ पर महावीर स्वामी आपका जो वन्यजीव विहार है, जो सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार है। बात करूं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो वह आपका हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, जो कि लाख बहोसी पक्षी विहार है। बात करूं सबसे छोटा पक्षी विहार, सेखा पक्षी विहार यानी कि सेखा झील, जो आपकी अलीगढ़ में स्थित है। इसमें काफ़ी विवादित प्रश्न है यह, मैं आपको बता दूं। कहीं आपको पटना यानी कि एटा का पटना पक्षी विहार मिलेगा, और कहीं आपको सेखा झील यानी कि अलीगढ़ का सेखा झील पक्षी विहार मिलेगा। तो ये आप अपने ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। आपके ऑप्शन में अगर पटना यानी कि एटा का पटना पक्षी विहार दिया गया है, तो आप
उसे टिक करेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो आप शेखा झील को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र आपका अलीगढ़ में स्थित है। बात करूं चंदौसी ताप विद्युत केंद्र की, तो यह आपका मुरादाबाद में स्थित है। और अनपरा ताप विद्युत केंद्र आपका सोनभद्र में, जबकि पनकी आपका सभी को पता है, पनकी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। और परीक्षा ताप विद्युत केंद्र आपका झांसी में है। देखिए सबसे ज़्यादा परीक्षा किसकी ली गई है स्वतंत्रता संग्राम में, झांसी की रानी की ली गई है। तो परीक्षा ताप विद्युत केंद्र आपका झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, ओवरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो ओवरा ताप विद्युत केंद्र भी आपका सोनभद्र में स्थित है। अगला है आपका, नरौरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो ये आपका स्थित है बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है आपका, रियंद बांध योजना सोनभद्र जिले, यहाँ पर देख लीजिएगा सोनभद्र, देखिए मैं बोल रही हूँ तो सुन रहे होंगे आप, अगर सही नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं। रियंद बांध योजना आपकी सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पर स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रियंद बांध आपका कहाँ स्थित है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पर स्थित है। किस जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल चिड़ियाघर हैं। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, उत्तर प्रदेश में कुल 3 चिड़ियाघर हैं। कितने हैं, 3 हैं, जिसमें आपका लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर। बात करूं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आपका कानपुर सबसे बड़ा है, जबकि गोरखपुर आपका अभी निर्मित किया जा रहा है, होपफुली हो भी चुका होगा। और वो किसके नाम पे हो रहा है, तो अशफाक उल्लाह खां के नाम पर आपका प्राणी उद्यान विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, एकमात्र अफीम फैक्ट्री है आपकी उत्तर प्रदेश में और वह कहाँ है, तो गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है और वह कहाँ पर है, तो गाजीपुर में। बात करूं सुगर अनुसंधान संस्थान की, वह आपका कानपुर में स्थित है। कृत्रिम मानव अंग निर्मित आपके किए जाते हैं कानपुर में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपका विजयनगर में स्थापित है। और विजयनगर के कहाँ पर है, आपका मिर्जापुर में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र विजयनगर मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। मंदिर एवं घाटों का शहर कहा जाता है वाराणसी को। और ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को। पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। बात करूं इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। जबकि अगर कहूं कि पेठा नगरी आपका कहा जाता है आगरा को, पेड़ा नगरी आपका कहा जाता है मथुरा को, और श्रृंगार नगरी आपका कहा जाता है फिरोजाबाद को। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूहों को बांटा गया है 8 भागों में, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है आपका 9 भागों में। देखिए इसमें मैंने ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना सफिशियंट होगा। बाकी डाटा अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या है 17, और 17वां आपका जो नगर निगम बना हुआ है वह है आपका शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का मयूर संरक्षण केंद्र आपका कहाँ खोला गया है, वृंदावन में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई। यह प्रश्न आपका यूपी लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी 1999 और 2000 के बीच में शुरू की गई। बात करूं तो 2000 से यह पूरी तरीके से लागू कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी कब लागू की गई, तो 24 जनवरी 2018 को। यकीन मानिए योजनाओं से भी प्रश्न आपसे भर भर कर पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि वह योजना सिर्फ करंट की ही हो, योजनाएं कुछ पुरानी भी हो सकती हैं जिनका आज भी उतना ही महत्व है और निरंतर अभी भी कार्यरत हैं, तो वो योजनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना आपकी कब शुरू की गई थी, 17 दिसंबर 2017 से। और कहाँ से शुरू की गई थी, तो उन्नाव के बीघापुर से। उन्नाव में एक बीघापुर नामक जो आपका बोल सकती हूँ कस्बा है, वहाँ से आपके शुरू की गई थी सौभाग्य योजना, यानी कि सहज बिजली हर घर योजना। और कब शुरू की गई थी, 17 दिसंबर 2017 को। एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी लागू की गई थी 1999 यानी कि 2000 में पूर्णतः लागू कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपकी 3 अक्टूबर को
लागू की गई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना आपकी कब शुरू की गई थी? 3 अक्टूबर 2017 को। और इसमें कितनी राशि दी जा रही है? तो 51,000 राशि प्रत्येक बात करूं किशोरी को उसके विवाह के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट आपका कब स्थापित किया गया? तो 6 अगस्त 2019 को। और ये कहाँ स्थापित किया गया? तो रिहंद नदी के सोनभद्र में स्थापित किया गया। रिहंद नदी के सोनभद्र में यह जो है स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 6 अगस्त 2019 को। डेट बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया गया। तो देश का पहला मेगा लेदर पार्क आपका स्थापित किया गया 16 दिसंबर 2020 को कानपुर में। और कानपुर में भी कहाँ? तो रमईपुर कानपुर में। तो देश का पहला मेगा लेदर पार्क आपका रमईपुर कानपुर में 16 दिसंबर 2020 को स्थापित किया गया। तो साथियों ये थे आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल मैराथन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें दी जाने वाली सभी जानकारियाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि आपकी परीक्षा में कुछ मदद हो सकेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना कहे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेक श्योर सब्सक्राइब करें और इस पढ़ाई की पोथी को आगे बढ़ाएं। आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो की सफलता अब मैंने आपके हाथों में छोड़ दी है। अब इस वीडियो को सफल बनाना, असफल बनाना आपके हाथों में है। यकीन मानिए इतना बेहतरीन यहाँ पर व्याख्या के साथ साथ 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको, अगर मैं कहूँ कि 400 और 500 क्वेश्चंस के बीच में अगर मैटर दिया गया होगा, वो भी बिल्कुल छटे हुए चुनिंदा प्रश्नों का, तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि इतने ही प्रश्नों को कराने में कम से कम आपके 2 से 2.5 घंटे ले लिए जाते हैं, जिन्हें इतनी फास्ट तरीके से आपको सिर्फ 1.5 घंटे में दिए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सदस्य बनिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए और इसी प्रकार अपना भरोसा और विश्वास इस प्लेटफॉर्म के प्रति बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो साथियों इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में आप लगे रहिए और मैं लगातार आपको इसी प्रकार यूपी स्पेशल, संविधान स्पेशल, करंट स्पेशल, अन्य प्रकार से, सभी प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए हेल्प करती रहूँगी। तब तक के लिए आप पढ़िए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।